नमस्कार दोस्तों। आज हम वेटनरी सर्जरी में क्लास नंबर 5 लेने जा रहे हैं और जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा वुंड यानी कि घाव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एलएसए एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। देखो, सबसे पहले वुंड या घाव की हम देखते हैं परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो परिभाषा इसकी क्या होगी कि जब चोट लगने के कारण शरीर के किसी भाग की जो त्वचा है या मुलायम टिश्यू है, मुलायम ऊतक, यानी कि जैसे ही शरीर पर चोट लगेगी और चोट लगने के बाद त्वचा या मुलायम ऊतक की निरंतरता यदि ब्रेक हो जाती है तो इसे हम वुंड या घाव कहते हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे मान लो ये बॉडी की स्ट्रक्चर है, तो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो त्वचा की होती है और त्वचा के नीचे जो होता है मांसपेशियां होती है, यानी कि मुलायम टिश्यू होते हैं। यानी कि जैसे ही चोट लगेगी और चोट लगने के कारण तो इस स्किन की यदि कंटिन्यूटी या उसकी निरंतरता के अंदर यदि ब्रेक आ जाता है या उसकी निरंतरता भंग हो जाती है तो इससे हम क्या कहेंगे, घाव कहते हैं। तो ये घाव देखो, नीचे जो मुलायम ऊतक है वहां तक भी पहुंच सकता है, अर्थात इनकी कंटिन्यूटी के अंदर भी क्या हो सकता है, ब्रेक आ सकता है। तो यह कंडीशन क्या कहलाती है, घाव कहलाती है। देखो, घाव की हमने डेफिनेशन देख ली है कि जब चोट के कारण त्वचा या मुलायम ऊतक की निरंतरता में ब्रेक आता है तो उसे हम घाव कहते हैं। और ये घाव क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा ये, 2 प्रकार का होगा। पहला है इसके अंदर बंद घाव, जिसको हम क्लोज्ड वुंड भी कहते हैं, क्लोज्ड वुंड। और दूसरा होता है इसके अंदर खुला घाव, खुला घाव जिसको हम कहते हैं ओपन वुंड। यानी कि 2 प्रकार का होगा, बंद घाव और खुला घाव। बंद घाव की जो डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी, ठीक है। तो परिभाषा में देखें तो यदि त्वचा या म्यूकस झिल्ली की निरंतरता में कोई ब्रेक नहीं आता, परंतु यदि उसके नीचे का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बंद घाव कहते हैं। यानी कि इसके अंदर एक तो देखो म्यूकस झिल्ली और त्वचा, इसकी निरंतरता के अंदर किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं आता। ब्रेक का मतलब होता है कि बीच में ये कट नहीं होती, अर्थात इसकी निरंतरता भंग नहीं होती, ब्रेक इसमें नहीं आता, परंतु उसके जो नीचे का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसको समझते हैं। तो ये कोई एनिमल की बॉडी है, तो उसके बाहर की जो लेयर क्या है, स्किन है, यानी कि त्वचा है। यानी कि इसकी निरंतरता में कोई भी प्रकार का ब्रेक नहीं आएगा, परंतु उसके नीचे का जो मस्कुलर टिश्यू है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बंद घाव। तो ये तो इसकी परिभाषा होगी बंद घाव की। और इसमें हम देखते हैं कि बंद घाव के उदाहरण की बात करें, या बंद घाव मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इसके अंदर कंट्यूजन, दूसरा होता है इसके अंदर ब्रूसेस, और तीसरा होता है इसके अंदर हीमेटोमा। यानी कि ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं या उदाहरण हैं ये किसके हैं, बंद घाव के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंट्यूजन को। अब देखो, कंट्यूजन वाली जो चीज है मेनली किससे होती है, ये ब्लंट औजार से। ब्लंट औजार
यानी कि इसके अंदर ब्लंट औजार कुछ भी हो सकता है, जैसे बैट हो सकता है, बेलन हो सकता है, हथौड़ा हो सकता है। क्योंकि ब्लंट औजार का मतलब है कि ये आगे से शार्प नहीं है, तीखे नहीं है। तो इसकी यदि हम चोट किसी एनिमल की बॉडी पे मारते हैं तो उसमें उसकी स्किन की निरंतरता भंग नहीं होती, परंतु उसके नीचे का जो सब क्यूटेनियस टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कंट्यूजन। कंट्यूजन में क्या होगा कि स्किन की निरंतरता अर्थात त्वचा की निरंतरता में कोई प्रकार का ब्रेक नहीं आता, परंतु उसके नीचे का यदि सब क्यूटेनियस टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, अर्थात उसकी निरंतरता भंग होगी। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, कंट्यूजन कहलाती है। अर्थात किसका उदाहरण हो गया ये, बंद घाव का। इसी प्रकार से है ब्रूसेज। तो ब्रूसेज के अंदर भी स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, उसकी भी निरंतरता ब्रेक नहीं होती, परंतु जब जैसे ही चोट लगेगी तो चोट लगने के कारण वहां पर जो कैपिलरीज होती है, छोटी ब्लड वेसल्स होती है, वो क्या हो जाती है, इसमें रप्चर हो जाती है, फट जाती है। छोटी जो खून की नाड़ियां होंगी वो फट जाएंगी और उससे क्या होगा, खून निकलेगा, जिसके कारण त्वचा का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल, नीला या बैंगनी कलर हो जाता है, जिसे हम इक्कीमोसिस भी कहते हैं। यानी कि ब्रुसेस की परिभाषा क्या होगी कि जब चोट लगेगी तो चोट लगने के कारण त्वचा की निरंतरता में भंग नहीं होता, परंतु उसके नीचे जो ब्लड वेसल्स है, कैपिलरीज है, वो फट जाती है, जिसकी वजह से त्वचा का जो रंग है वो लाल, नीला या बैंगनी हो जाता है। तो यह कंडीशन इक्कीमोसिस कहलाती है और ये क्या हो गया, ब्रुसेस। और तीसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर हिमेटोमा का। तो हिमेटोमा वैसे हमने अलग से भी क्लास में इसको पढ़ लिया, ये भी एक बंद घाव का उदाहरण होता है। चोट लगने के कारण त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होती, परंतु सब क्यूटेनियस स्पेस के अंदर खून इकट्ठा हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हिमेटोमा कहलाएगी। तो मोटे तौर पर देखें, बंद घाव की जो मेन डेफिनेशन है इसके अंदर कि त्वचा या म्यूकस झिल्ली की निरंतरता में कोई ब्रेक नहीं आता, परंतु उसमें नीचे का टिश्यू डैमेज होता है। तो ये सभी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, नीचे का टिश्यू डैमेज हो रहा है। तो कंट्यूजन में हमने देखा था कोई ब्लंट औजार है, जैसे बैट है, बेलन है, थोड़े से बार करते हैं, तो ये सारे औजार कैसे हैं, तीखे नहीं है, शार्प नहीं है। तो चोट लगेगी तो उससे स्किन नहीं फटेगी उसकी, यानी कि स्किन पर किसी प्रकार का जख्म नहीं होगा। नीचे का जो टिश्यू होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, वो डैमेज होता है, तो वो हो जाएगा कंट्यूजन। और चोट लगने के कारण स्किन की निरंतरता भंग नहीं हो रही है, लेकिन कैपिलरी या ब्लड वेसल्स रप्चर होकर त्वचा का रंग कैसा हो रहा है, लाल, नीला और बैंगनी हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्कीमोसिस कहते हैं। और हिमेटोमा में भी यही कंडीशन है कि चोट लगेगी, त्वचा की निरंतरता भंग नहीं होगी, परंतु त्वचा के नीचे सबक्यूटेनियस स्पेस में ब्लड इकट्ठा या खून इकट्ठा हो जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हिमेटोमा कहलाती है। तो दो प्रकार का हमने देखा था घाव, खुला घाव और बंद घाव। बंद घाव हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है अपने पास खुला घाव। खुला घाव जिसको हम कहते हैं ओपन वुंड। तो इसके यदि उदाहरण या इसके प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे पहला घाव जो होता है उसको बोलते हैं हम इनसाइज्ड वुंड। इनसाइज्ड वुंड। देखो, इन साइज का मतलब किससे बना है, ये इंसीजन से बना है, और इंसीजन का मतलब होता है चीरा। यानी कि खुले घाव के अंदर पहला घाव जो है इंसाइज्ड वुंड है, यानी कि इंसीजन से बना है, और इंसीजन का मतलब होता है चीरा। तो सबसे पहले हमारे को इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये घाव किस चीज से होता है। तो ये शार्प कटिंग औजार से होता है। शार्प कटिंग औजार से होता है। अब शार्प कटिंग औजार क्या हो सकते हैं, ब्लेड हो सकता है या चाकू हो सकता है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि यदि चाकू या ब्लेड हमारे लगता है तो उसके अंदर इसका जो घाव होता है बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि
जहां पे घाव होगा बिल्कुल कैसा होगा, सीधा होता है, और घाव के जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं। यानी ये घाव जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और घाव के जो किनारे होंगे वो कैसे होंगे, रेगुलर होंगे। यानी कि जैसे घाव होगा तो आपने देखा होगा कभी भी चाकू लगता है तो उसमें ऐसे नहीं है कटा फटा घाव नहीं होता, घाव हमेशा छोटा सा या सीधा होगा इसके अंदर, तो सीधा होगा, किनारे जो उसके होंगे वो कैसे होंगे, बिल्कुल सीधे होंगे, रेगुलर होंगे। तो अब इस घाव को जल्दी भरने के लिए हम यदि, क्योंकि घाव के किनारे क्या हैं, मान लो ये स्किन है और यहाँ पे ये उसके अंदर ब्रेक लग गया, अब यदि हम इसके अंदर सूचरिंग कर देंगे यानी कि इस घाव पर यदि हम टांके भी लगा देंगे तो ये घाव क्या होगा, जल्दी भर जाएगा। तो इसके इंसाइज्ड वुंड के अंदर क्या होता है कि होता किससे है, शार्प कटिंग औजार, ब्लेड या चाकू वगैरह से हो सकता है। तो और ये घाव कैसा होता है, बिल्कुल सीधा होगा, और उसके जो किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं, रेगुलर होते हैं। और यदि हम सूचरिंग कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि टांके या सूचरिंग भी आसानी से सीधे घाव में लगाई जा सकती है, और यदि ऐसा करेंगे तो ये घाव क्या होगा, जल्दी भर जाएगा। देखो दूसरा घाव है, खुले घाव के एग्जाम्पल के तौर पर लैसरेटेड घाव। लैसरेटेड घाव क्या होता है कि इस घाव के अंदर त्वचा के किनारे, त्वचा के जो किनारे हैं वो अधिक इधर उधर कटे हुए होते हैं। देखो लैसरेटेड घाव के अंदर जो त्वचा के किनारे होंगे वो अधिक इधर उधर कटे हुए होंगे, अर्थात इसमें जो त्वचा के किनारे होते हैं वो रेगुलर नहीं होते। जैसा कि हमने इंसाइज्ड वुंड में पढ़ा था कि उसमें त्वचा के किनारे क्या थे, रेगुलर थे। इसमें जो त्वचा के किनारे हैं वो रेगुलर नहीं होते, अर्थात त्वचा ज्यादा उखड़ी हुई होती है। त्वचा कैसी होगी, इसके अंदर ज्यादा उखड़ी हुई होगी, यानी कि जैसे किसी एनिमल का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर देखो किसी प्रकार का कोई सीधा चीरे जैसा कोई घाव नहीं होता, तो उसमें कैसा भी घाव बन सकता है। तो उस कंडीशन में यदि हम देखते हैं कि त्वचा के किनारे ज्यादा कटे फटे हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे, त्वचा के किनारे इसमें रेगुलर नहीं होते, और त्वचा कैसी मिलेगी, उखड़ी हुई मिलेगी। तो अब देखो, अब जैसे मान लो चोट लगी है, कोई त्वचा यहाँ से कट गई, यहाँ से कट गई, तो इस प्रकार का जो घाव मिलेगा वो कौन सा घाव होता है, लैसरेटेड घाव। अब इस घाव के अंदर देखो इन्फेक्शन की संभावना भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक जगह पर घाव नहीं है, सीधा घाव नहीं है। अब इस कंडीशन के अंदर यदि हम टांके लगाते हैं, सूचरिंग करते हैं, तो वो भी मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ से कट गया तो यहाँ भी सूचरिंग होगी, हो सकता है ये घाव इधर से तिरछा भी कटा हुआ है तो यहाँ भी सूचरिंग होगी। तो इसलिए इस घाव के अंदर टांके लगाना अर्थात सूचरिंग करना क्या होता है, मुश्किल होता है। इन्फेक्शन की संभावना भी क्या होती है, इस घाव के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें घाव के किनारे कैसे होते हैं, रेगुलर नहीं होते, ज्यादा कटे फटे होंगे, क्षतिग्रस्त होंगे, बिखरे हुए होंगे, त्वचा उखड़ी हुई होगी। तो ये घाव होता है लैसरेटेड घाव। इसमें जो तीसरा घाव है वो है पंचर्ड घाव। पंचर्ड वुंड या पंचर्ड घाव, तो ये होता किससे है, ये होता है शार्प पॉइंटेड औजार। अब देखो शार्प पॉइंटेड औजार क्या होता है, मान लो कोई भी नुकीली कील है। पंचर का मतलब ही जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कारें पंचर होती है कील वगैरह से, तो इसका मतलब क्या होता है, शार्प पॉइंटेड औजार होंगे, ये ऑब्जेक्ट्स होंगे जैसे कील वगैरह है, उससे होने वाला घाव कौन सा होता है, पंचर्ड घाव। अब पंचर्ड घाव का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये पशु की बॉडी है, शरीर है, अब जैसे ही यहां पे कोई कील वगैरह अंदर जाएगी, पंचर के अंदर पंचर करेगी उसको, तो इस घाव की जो ओपनिंग होती है, यानी कि घाव की जो ओपनिंग होगी, छेद होगा, वो कैसा होता है, इसके अंदर ओपनिंग कैसी होगी,
छोटी होती है और कील क्या होगी, अंदर तक जाएगी, यानी कि छोटी और गहरी होती है। यानी कि यहां घाव की एंट्री होगी, कील जाएगी, यानी कि घाव की जो ओपनिंग है वो कैसी होगी, छोटी होती है और गहरी होती है। तो अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब हम इस घाव का इलाज करते हैं तो फॉरेन बॉडी के रूप में इस कील को तो हम निकाल देते हैं। तो बॉडी के अंदर घाव की देखो इस प्रकार की ओपनिंग बन गई। अब क्या होता है कि इसमें डस्ट पार्टिकल, जो मिट्टी के कण हैं, वो इसके अंदर चले जाएंगे। मिट्टी के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, इन्फेक्शन के तौर पर इसमें जाएंगे। तो अब देखो इसके अंदर यदि हम इस घाव की ड्रेसिंग करेंगे तो ड्रेसिंग करना इसके अंदर क्या होता है, मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम बिटाडीन से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसके अंदर से साफ करते हैं तो देखो प्रॉपर वे के अंदर साफ नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि वहां तक जो मेडिसिन है वो जा नहीं पाएगी, और जाएगी तो वो जो इसमें इन्फेक्शन के तौर पर जो इसमें पार्टिकल फॉरेन बॉडी आई है वो भी बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसके अंदर एक तो ड्रेनेज की जो संभावना होती है वो क्या होती है, कम होती है। और मिट्टी के पार्टिकल इसके अंदर अंदर यदि चले जाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से अपने साफ नहीं कर सकते। यानी कि पंचर्ड वुंड किससे होता है, शार्प पॉइंटेड औजार से होगा, यानी कि कील से होगा। और यदि ये कील से यदि वहां पे घाव बनता है तो घाव की जो ओपनिंग होती है वो कैसी होती है, छोटी और गहरी होती है। और इसमें मिट्टी के पार्टिकल इस घाव के अंदर चले जाएंगे तो वहां पे उसकी ड्रेसिंग करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अर्थात इसमें ड्रेनेज की संभावना नहीं होती, क्योंकि घाव जल्दी हील वही होता है यदि उसमें ड्रेनेज की संभावना है, अर्थात जो अंदर इन्फेक्शन गया है वो बाहर नहीं आएगा तो ये घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो ये होता है इसके अंदर पंचर्ड घाव। नेक्स्ट घाव है इसके अंदर पेनिट्रेटिंग घाव। पेनिट्रेटिंग घाव, देखो इस घाव के अंदर क्या होता है, इसको हम डीप वुंड, गहरा घाव, यानी कि डीप वुंड भी बोलते हैं, डीप वुंड। तो इस घाव के अंदर खास बात क्या होता है कि यह घाव शरीर की कोई भी जो बॉडी कैविटी है वहां तक जाके मिल जाएगा, तो उस घाव को बोलते हैं हम पेनिट्रेटिंग घाव। यानी कि इसमें शरीर की कोई ना कोई गुहा इन्वॉल्व जरूर होगी, गुहा जरूर सम्मिलित होगी इसके अंदर। जैसे मान लो ये कोई एनिमल की बॉडी है, तो इसका यदि हम उदाहरण देखें, पेनिट्रेटिंग घाव का यदि उदाहरण देखें, जैसे कि छुरा गोपना। देखो छुरा गोपना के अंदर क्या है कि जैसे मान लो कोई चाकू वगैरह है, छुरा है, जब किसी एनिमल के या किसी आदमी के हम प्रहार करते हैं तो ये तो नहीं आराम से लगा के स्किन पर उसको छोड़ देंगे, तो वो ऐसे ही लगेगा, अर्थात कोई ना कोई किसी गुहा में जाएगा। जैसे मान लो ये इसकी एब्डोमिनल कैविटी है और यहाँ पे इसकी क्या है, थोरेसिक गुहा है। तो यदि वो चाकू या छुरा है वो यदि हम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लगाएंगे तो उसके पेट वाली गुहा के अंदर चला जाएगा, और पेट वाली जो गुहा है वहां पे क्या है, इसके अंदर रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम और इंटेस्टाइन वाला पार्ट है। अर्थात यदि वो छुरा वहां पे जाएगा तो वहां से क्या आएगा, इंजेस्टा बाहर आएगा। इंजेस्टा का मतलब होता है कि जो फीड मटेरियल है वो बाहर निकलने लग जाएगा। तो इस प्रकार के घाव को हम कहते हैं पेनिट्रेटिंग घाव। और यदि यही छुरा हम उसके थोरेसिक, छाती वाली जो गुहा है उसमें लगाएंगे तो वहां पे क्या है, लंग्स हैं, अर्थात एयर है, तो उसके अंदर यदि लगेगा तो वहां से क्या आएगी, हवा बाहर आएगी। तो ये इसकी खास बात यही है कि जो पेनिट्रेटिंग घाव होता है उसमें कोई ना कोई गुहा जरूर सम्मिलित होती है, अर्थात गुहा तक जाके वो घाव मिलता है। तो इस प्रकार के घाव को पेनिट्रेटिंग घाव कहते हैं या डीप वुंड भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर छुरा गोपना, और इसके अंदर यदि वो पेट वाली गुहा में जाता है वहां से इंजेस्टा या फीड मटेरियल बाहर आएगा, यदि थोरेसिक गुहा के अंदर ये वुंड बनेगा तो वहां से हवा निकलेगी। तो ये घाव होता है पेनिट्रेटिंग घाव। नेक्स्ट घाव है इसमें
परफोरेटिव घाव। परफोरेटिंग घाव क्या होता है? देखो, इस घाव के समझते हैं अपने। तो सबसे पहले इस घाव की खास बात क्या है कि ये होता है आर पार, यानी कि एक तरफ से घुसेगा और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। जैसे मान लो बॉडी की कैविटी है, अर्थात कोई शरीर की बॉडी है, और उस पर यदि हम किसी चीज से प्रहार करेंगे तो एक तरफ से निकलेगा और दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा। अर्थात एक तरफ तो क्या होगी, इसकी इंट्रेंस की ओपनिंग होगी, और दूसरी तरफ क्या होती है, इसके अंदर एग्जिट की ओपनिंग होती है। यानी कि यहां से घाव स्टार्ट होता है, यानी कि यहां पे इसकी कौन सी ओपनिंग होगी, इंट्रेंस, और इंट्रेंस को बोलते हैं हम प्रवेश द्वार। यहां से तो इसकी एंट्री हुई है और दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम एग्जिट, अर्थात निकास या बाहरी द्वार। यानी कि इस घाव की खास बात यह होती है कि यह घाव कैसा होता है, कोई भी शरीर के अंदर आर पार होगा। ये एक तरफ तो इसमें एंट्रेंस की ओपनिंग होती है और दूसरी तरफ इसमें एग्जिट की ओपनिंग होती है। जैसे कि सिनेमा हॉल में है तो टिकट लेके जाते हैं, तो एक तरफ से एंट्रेंस होता है और दूसरी तरफ से जब मूवी खत्म होने के बाद दूसरी तरफ इसमें कौन सी ओपनिंग होती है, एग्जिट की। ऐसा जो होता है वो परफोरेटिंग घाव के अंदर होता है। और कभी कभी ये परफोरेटिंग जो घाव होता है वो पेनिट्रेटिंग घाव जैसा माना जाता है। यानी कि पेनिट्रेटिंग घाव भी हमने यही देखा था कि कोई ना कोई इसमें गुहा होती है। अर्थात जैसे एक गुहा पेट में जैसे छुरा लगता है, तो हो सकता है वो पेट वाली गुहा को एक तरफ से एंट्रेंस किया और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए, लेकिन गुहा जैसे इन्वॉल्व हो रही है तो उसका हमने क्या बोल दिया था, पेनिट्रेटिंग घाव। लेकिन यदि वो आर पार ही हो जाए तो वो घाव कौन सा होता है, इसमें परफोरेटिंग घाव, जिसमें एक तरफ एंट्रेंस होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, एग्जिट होगा। नेक्स्ट है इसके अंदर गन शॉट घाव। गन शॉट वुंड, देखो नाम से पता लग रहा है गन शॉट जो घाव होगा वो किससे होगा, बंदूक की गोली या बुलेट। यानी कि जब बंदूक की गोली शरीर पे लगेगी तो मान लो ये एनिमल की बॉडी है और ये बंदूक की गोली है। अब जैसे ही गोली बॉडी के अंदर यहां से लगेगी तो यहाँ पे जो घाव की एंट्रेंस ओपनिंग बनेगी वो कैसी होती है, इसके अंदर छोटी ओपनिंग बनेगी, और ये क्या होती है, डीप जाती है। डीप का मतलब इसकी डायरेक्शन है कैसे भी हो सकती है, और ये शरीर के अंदर क्या जाएगी, गहरी जाएगी, और कई बार ये कंडीशन के अंदर ये गोली क्या हो जाती है, आर पार भी हो जाती है। तो ये है गन शॉट वुंड, यानी कि गन शॉट घाव। इसकी जो मेनली चीज है कि ये बंदूक की गोली या बुलेट से होने वाला घाव है, और यहाँ घाव की ओपनिंग होती है, यहाँ से शुरुआत होती है, इसकी ओपनिंग छोटी होती है, और ये घाव कैसा होता है, गहरा होता है, डीप तक होता है, और कई बार ये गोली क्या होती है, आर पार भी हो जाती है शरीर की। तो ये घाव कौन सा कहलाता है, गन शॉट वुंड। नेक्स्ट घाव है इसके अंदर अब्रेजन। तो अब्रेजन क्या होता है, ये एक हल्का घाव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रगड़ या खरोच। अब इसके अंदर ज्यादातर क्या होता है कि जो स्किन है उसकी सुपरफिशियल जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। तो इसमें जो सुपरफिशियल परत है स्किन की वो क्या हो जाती है, हट जाती है। यानी कि अब्रेजन वाला जो घाव होता है एक हल्का घाव होता है, रगड़ या खरोच से होता है, इसे रगड़ या खरोच भी कहते हैं। तो इसमें स्किन की या त्वचा की जो सुपरफिशियल लेयर होती है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। जैसे मान लो कोई एनिमल है या मनुष्य है, तो उसमें इस तरीके से कोई रगड़ लगती है तो ऊपर वाली जो सुपरफिशियल लेयर हट जाएगी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में भी कहते हैं कि खरोच आ गई है, तो रगड़ या खरोच भी कहते हैं। और इसमें स्किन की अर्थात त्वचा की सुपरफिशियल लेयर जो है वो हट जाती है। देखो नेक्स्ट घाव है हमारा इसमें अवल्जन।
अब अवल्जन वाला घाव कौन सा होता है कि इसमें जब शरीर का कोई भाग या टिश्यू वहां से हटकर शरीर से अलग हो जाता है, तो उस कंडीशन में बनने वाला जो घाव होता है उसे हम कहते हैं अवल्जन। यानी कि इसमें शरीर का कोई भी हिस्सा या भाग है या शरीर का कोई उत्तक है, टिश्यू है, वो वहां से हट जाएगा और हटकर अलग होने से वहां जो घाव बनेगा उसे कहते हैं हम अवल्जन। तो इसका यदि एक उदाहरण देखें कि आपने देखा होगा कि पशुओं के अंदर सींग का जो ऊपर वाला खोल है वो उतर जाता है, यानी कि सींग का खोल जो है उतर कर उसके पशु के शरीर से क्या हो गया, अलग हो गया, और उस दौरान जो इस पे घाव बना है तो उस घाव को क्या कहते हैं हम, अवल्जन। अवल्जन का मतलब ही है कि शरीर का कोई हिस्सा या कोई टिश्यू वाला भाग वहां से कटकर वहां से अलग हो जाता है और उस कंडीशन को हम अवल्जन कहते हैं। देखो नेक्स्ट घाव है इसके अंदर ग्रेन्युलेटिंग घाव या वुंड। देखो ग्रेनुलेटिंग घाव क्या होता है कि ऐसा वुंड जो वुंड हीलिंग की ओर अग्रसर होता है, जो घाव है या वुंड हीलिंग की ओर अग्रसर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा घाव जो ठीक होने वाला है, हीलिंग का मतलब होता है किसी घाव की हीलिंग होना, उसका ठीक होना, यानी कि ऐसा घाव जो हीलिंग की ओर, ठीक होने की ओर अग्रसर होता है, अर्थात उस कंडीशन में घाव का रंग कैसा होता है, इसमें गुलाबी होता है। तो हम अक्सर देखते ही हैं कि यदि वो घाव साफ सुथरा है, उसमें रेडनेस है, गुलाबी रंग है, तो हम यही कहते हैं कि ये घाव ठीक होने वाला है। तो वो घाव कौन सा होता है, ग्रेनुलेटिंग वुंड या ग्रेनुलेटिंग घाव। तो वह घाव जो हीलिंग की ओर अग्रसर है, अर्थात ठीक हो रहा है, और उसका कलर कैसा होगा, गुलाबी रंग का होता है। तो इस को हम इलाज के अंदर भी देखेंगे, इसके ट्रीटमेंट के तौर पर इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। यानी कि जो ग्रेनुलेटिंग वुंड होते हैं उसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है, अर्थात इस पर जो भी इरिटेंट सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन हम इस घाव के ऊपर नहीं लगाते। बाकी आगे इसका ट्रीटमेंट में भी कैसे इलाज करते हैं ग्रेनुलेटिंग घाव का वो देखेंगे। तो ये घाव कौन सा होता है इसके अंदर, ग्रेनुलेटिंग, जो हीलिंग की ओर अग्रसर होता है, ठीक होने वाला है, और घाव कैसा होगा, मखमली गुलाबी रंग उसके अंदर होगा, तो वो घाव ग्रेनुलेटिंग वुंड होता है। देखो नेक्स्ट है इसके अंदर अल्सरेटिंग घाव या अल्सरेटिंग वुंड। तो ऐसा घाव जिसके अंदर हीलिंग की संभावना नहीं होती। तो अल्सर वाला जो कोई भी घाव होगा उसमें हीलिंग की जो संभावना होती है वो इसमें नहीं होती। तो ये चीज़ हमारे को याद रखनी है इसके अंदर कि जो अल्सर वाला वुंड होगा, अल्सरेटिव वुंड होगा, उसमें हीलिंग की संभावना नहीं होती। और हीलिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि घाव का ठीक होना, उसको हम हीलिंग प्रोसीजर कहते हैं। तो उसके अंदर यानी कि अल्सर वाला घाव होता है वो कभी भी ठीक नहीं होता, तो वो वुंड कहलाता है अल्सरेटिव घाव। अब देखो खुला घाव हम पढ़ रहे थे कंटिन्यू, तो इसके अंदर एक वुंड आता है एसेप्टिक। एसेप्टिक घाव, और एक घाव आता है इसके अंदर कंटामिनेटेड घाव। और लास्ट घाव आता है इसके अंदर सेप्टिक घाव, या इसको हम इन्फेक्टेड घाव भी बोलते हैं। तो ये घाव मैंने तीनों इसलिए लिखे हैं कि तीनों के अंदर इसमें डिफरेंस अपने देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन की संभावना इसमें रहती है। तो एसेप्टिक घाव क्या होता है, एसेप्टिक नाम से भी आपको पता लग रहा है कि एसेप्सिस, एसेप्सिस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया, वायरस या सूक्ष्म जीवों से बिल्कुल मुक्त। जैसे कि अपने सर्जरी करते हैं, तो किसी एनिमल की जब हम सर्जरी करते हैं
तो सर्जरी के दौरान हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार के अपने सर्जिकल औजार होते हैं वो पूरे के पूरे ऑटोक्लेव के अंदर उनको क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का उसमें सूक्ष्म जीव का अर्थात बैक्टीरिया वायरस नहीं होता। और उसी प्रकार से हमने देखा था कोई भी एनिमल है, यहाँ पे ऑपरेशन हमारे को करना होता है तो वो भी हम साइट तैयार करते हैं एसेप्सिस तरीके से, अर्थात वहां भी कोई भी प्रकार का सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं है। अर्थात जो इसको कर रहा है सर्जन है उसके भी हैंड के अंदर बिल्कुल स्टरलाइज ग्लव्स होंगे, अर्थात मास्क लगा होगा, यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है। तो वो घाव उससे यदि होगा, अर्थात इसलिए इस घाव को हम बोलते हैं सर्जिकल घाव, सर्जिकल वुंड या सर्जिकल घाव भी कहते हैं। अर्थात ऐसा घाव जो सर्जरी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो सर्जरी के द्वारा जो घाव बनेगा तो वो कौन सा घाव होता है, एसेप्सिस या एसेप्टिक घाव। यानी कि किसी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन, कोई वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव इसमें नहीं होता, क्योंकि सर्जरी के अंदर जैसे हम बीबी ब्लेड से चीरा लगाएंगे तो बिल्कुल सारी चीजें स्टरलाइज है, अर्थात किसी प्रकार का कोई भी प्रकार का इसमें कंटामिनेशन नहीं होगा, अर्थात इसमें इन्फेक्शन की संभावना जो होती है वो न के बराबर होती है। तो वैसा घाव कौन सा कहलाता है इसमें, एसेप्टिक घाव। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंटामिनेटेड घाव। तो कंटामिनेटेड घाव क्या होता है, तो इसके अंदर, इस घाव के अंदर आपको क्या मिलेंगे, बैक्टीरिया मिलेंगे, अर्थात इन्फेक्शन होगा इसके अंदर। ऐसा घाव जिसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं अर्थात इन्फेक्शन होता है, तो वो घाव कौन सा होता है इसमें, कंटामिनेटेड। यानी कि जो जितने भी हम पीछे घाव पढ़ के आए हैं, जैसे हमने पेनिट्रेटिंग है, परफोरेटिंग घाव पढ़ा था, पंचर्ड वुंड पढ़ा था, गन शॉट पढ़ा था, तो ये सारे के सारे वुंड कौन से आते हैं, कंटामिनेटेड घाव। तो इसमें कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्न में से कंटामिनेटेड वुंड कौन सा है, तो सिर्फ व सिर्फ इस घाव को छोड़कर, एसेप्टिक घाव को छोड़कर जितने भी प्रकार के घाव होते हैं वो कैसे होते हैं, कंटामिनेटेड घाव। तो इसको समझते हैं। तो अब जैसे हम किसी एनिमल में छुरा घोंप रहे हैं तो वो छुरा अपना कोई स्टरलाइज नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद है। यही मैंने कहा आपको, बैक्टीरिया या उस पर इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन कहाँ जाएगा, यदि पेट वाली गुहा के अंदर हम छुरा घोंपते हैं तो वो इन्फेक्शन कहाँ जाएगा, पेट वाली गुहा में जाएगा। तो वो घाव कैसा होता है, कंटामिनेटेड होता है। तो इसलिए एसेप्टिक घाव को छोड़कर जितने भी घाव आएंगे वो सारे के सारे घाव क्या कहते हैं, कंटामिनेटेड घाव होते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया होंगे अर्थात इन्फेक्शन की संभावना पूरी रहेगी। अब देखो सेप्टिक घाव क्या होता है। सेप्टिक घाव के अंदर ये देखो, कंटामिनेशन जो घाव था उससे थोड़ी सी ज्यादा बुरी कंडीशन जो होती है वो सेप्टिक घाव के अंदर होती है। यानी कि मान लो हमने कोई भी घाव है और उस घाव को यदि 6 से 8 घंटे बीत गए, ठीक है, मान लो किसी एनिमल का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट से होने वाला घाव के अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया था उसकी जो स्किन है अर्थात अंदर का जो टिश्यू है वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो अच्छा ज़्यादा उखड़ी हुई होगी तो वो घाव कौन सा होता है, लेसरेटेड। तो वो वुंड बना है, उसका यदि हमने 6 से 8 घंटे और बीत गए, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में वो घाव होगा कंटामिनेटेड, लेकिन उसको 6 से 8 घंटे बीत गए तो उस कंडीशन में देखो कंटामिनेटेड में भी क्या है, बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पे जो बैक्टीरिया है या वायरस है, जो भी इन्फेक्शन है उसकी संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे, और यदि बैक्टीरिया का नंबर इसमें क्या होगा, बढ़ता रहेगा, तो वो घाव कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, सेप्टिक और इन्फेक्टेड घाव के अंदर। अर्थात जब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो वो अपना वहां पे टॉक्सिन भी सिक्रेट करते हैं, टॉक्सिन बन जाएगा उसके अंदर। तो ऐसा घाव कौन सा घाव कहलाता है, सेप्टिक या इन्फेक्टेड घाव। यानी कि सर्जरी से हमने देखा था घाव था वो कैसा था, एसेप्सिस था, एसेप्टिक घाव है। और इस सर्जरी वाले घाव को भी हम यदि 6 से 8 घंटे तक उसमें कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे, खुला हम छोड़ देंगे, तो वो भी घाव कंटामिनेटेड से फिर लास्ट स्टेज में कौन से में आ जाएगा, सेप्टिक या इन्फेक्टेड श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि इन्फेक्टेड या सेप्टिक घाव के अंदर बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनकी ग्रोथ होती रहती है, और इन्फेक्शन इसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है और टॉक्सिन पैदा होने लग जाते हैं बैक्टीरियल,
और उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्टिक घाव या इन्फेक्टेड घाव। देखो, इससे पहले हमने खुला घाव और बंद घाव यानी कि क्लोज्ड वुंड और ओपन वुंड है, इसका हमने डिटेल से क्लासिफिकेशन अपने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट चीज है इसके अंदर कि जो घाव होता है इसके अंदर लक्षण क्या आते हैं, यानी कि लक्षण के बारे में यदि बात करते हैं तो घाव के अंदर जो लक्षण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के लक्षण इसके अंदर हमारे को मिलते हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर लोकल जो सिम्टम इसके अंदर आते हैं घाव के अंदर, वो कौन कौन से आते हैं। तो जैसे ही किसी एनिमल के घाव होगा तो वहां पे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो पहला सिम्टम इसका क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। दूसरी चीज है कहीं भी जख्म होता है, घाव होता है, तो उसमें अंदर क्या होता है, दर्द होता है। और एक चीज हमारे को मिलेंगी इसके अंदर, वुंड गैपिंग। अब वुंड गैपिंग के अंदर जैसे हमने डेफिनेशन या इसकी परिभाषा ही देख ली थी घाव के अंदर, कि जहां पे घाव होता है वहां पे स्किन की जो निरंतरता उसमें क्या हो जाता है, ब्रेक आ जाता है, गैप बन जाता है, यानी कि इसमें क्या होता है, वुंड गैपिंग मिलेगी। लोकल सिम्टम्स के रूप में देखा जाए तो ब्लीडिंग होगी और दर्द होगा। और इसी प्रकार से यदि जनरल सिम्टम की बात करते हैं, सामान्य सिम्टम जो होते हैं, तो जनरल जो सिम्टम्स आएंगे इसके अंदर वो कौन से होंगे इसके अंदर। तो जनरल सिम्टम्स जैसे ही किसी एनिमल के घाव होता है तो वो घाव क्या होगा, खुला रहेगा। खुला रहेगा तो उसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे हमने देखा था कि वैसे तो सारे के सारे घाव ही कैसे होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं, यानी कि इन्फेक्शन उसमें होता ही है। तो एक इसके अंदर क्या होगा, यदि जनरल सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। और एक अपने देखा था यदि इन्फेक्शन हो जाते हैं वहां पे बैक्टीरिया मौजूद हैं तो बैक्टीरिया अपने नंबर को क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, अर्थात बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे। और बैक्टीरिया जब बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर टॉक्सिन भी पैदा करते हैं। तो यानी कि जनरल सिम्टम की बात करें तो उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा और टॉक्सेमिया होगा। टॉक्सेमिया। देखो, जनरल सिम्टम की बात करें, एक तो इन्फेक्शन हो गया और एक हो गया टॉक्सेमिया, क्योंकि बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। वो टॉक्सिन ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर जाएगा और क्या कंडीशन हो जाएगी, टॉक्सेमिया होगा, एनिमल को फीवर आएगा और अदर इन्फेक्शन भी इसमें हो सकते हैं। और एक देखो इसके अंदर होते हैं रिमोट जो लक्षण के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर क्या आ जाता है, मेनली इसमें एब्सेस का, यदि हम उस वुंड की समय पे इलाज उसका नहीं होता तो जब लास्ट स्टेज इसके अंदर आती है तो वहां पे क्या बन जाती है, फिर एब्सेस। तो एब्सेस भी किसकी ज्यादा बनेंगे इसमें, लिम्फ ग्लैंड। जितनी भी लिम्फ ग्लैंड है, क्योंकि वो इन्फेक्शन यदि आगे से आगे ब्लड के द्वारा जाएगा तो इसमें लिम्फ ग्लैंड के अंदर भी इन्फेक्शन होगा, तो लिम्फ ग्लैंड के अंदर क्या बन जाएगी, एब्सेस बन जाएगी। तो ये इसके लक्षण हैं। लक्षण इसके 3 प्रकार के हैं। लोकल सिम्टम की बात करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, दर्द होता है, वुंड गैपिंग आती है। जनरल सिम्टम की बात करें तो इन्फेक्शन और टॉक्सेमिया कंडीशन होती है। और रिमोट लक्षण की भी यदि बात करते हैं तो एब्सेस ऑफ लिम्फ ग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है, एब्सेस का फॉर्मेशन होने लगता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं घाव का भरना, यानी कि घाव यदि हो जाता है तो घाव किस प्रोसेस से भरता है। घाव का भरना या इसको हम कहते हैं हीलिंग ऑफ वुंड। वुंड की हीलिंग कैसे होती है। देखो, हीलिंग के अंदर 4 स्टेप आते हैं। तो इसमें जो पहला स्टेप आता है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग। 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग, या जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी यूनियन। यूनियन का मतलब ही है घाव का जुड़ना। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट होती है इसके अंदर सेकंड इंटेंशन हीलिंग, और इसी प्रकार से घाव की हीलिंग का थर्ड प्रोसेस होता है, इसमें बोलते हैं थर्ड इंटेंशन हीलिंग। और लास्ट स्टेप होती है हीलिंग अंडर स्केल। हीलिंग अंडर स्केल।
तो ये देखो घाव का भरना या हीलिंग ऑफ वुंड होती है, तो इसमें 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग, सेकंड इंटेंशन हीलिंग, थर्ड इंटेंशन हीलिंग और हीलिंग अंडर स्केप। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग जो होती है। फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग जो घाव में कैसे होती है, तो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। अब देखो किसी एनिमल के जो घाव है, वो सबसे पहले हम इस घाव की बात करें तो वो घाव कैसा होता है, यदि छोटा है, यानी कि छोटे घाव के अंदर यदि आपसे पूछा जाता है तो किस प्रकार की हीलिंग होती है, तो छोटे घाव के अंदर फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग होती है। और दूसरी चीज इस हीलिंग के अंदर क्या होता है कि ये हीलिंग बहुत ही जल्दी होती है और अच्छी हीलिंग होती है। यानी कि फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग किस घाव में होती है, छोटे घाव के अंदर होगी, जल्दी होगी और अच्छी होगी। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे किसी एनिमल के किसी को घाव हुआ, तो वहां पे वो घाव पहले तो वहां पे क्या भर जाता है, हमने देखा था घाव का जो सिम्टम है इसमें ब्लीडिंग होती है, तो सबसे पहले वो घाव किससे भर जाएगा, ब्लड क्लॉट से भर जाएगा। यानी कि जो खून के थक्के बनते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं, उससे ये घाव क्या हो जाएगा, भर जाएगा। फिर ये घाव के जो किनारे हैं, जो घाव के किनारे होते हैं, वहां पे क्या बन जाती है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो घाव के किनारों पर पतली पतली ब्लड वेसल्स बनती है। सबसे पहले हमने देखा कोई भी घाव छोटा है तो इसमें हमने देखा फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग जो होती है बहुत ही जल्दी और अच्छी होती है। तो सबसे पहले घाव जो होता है वो किससे भरेगा, ब्लड क्लॉट से भर जाता है। उसके बाद जो पतली ब्लड वेसल्स हैं और साथ में फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, यानी फाइब्रोब्लास्ट सेल व पतली ब्लड वेसल्स हैं जो इस घाव के किनारों पर आके जगह पे भर जाएगी। तो यह जो फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग होती है वो लगभग 5 से 15 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर फर्स्ट इंटेंशन जो हीलिंग है बहुत जल्दी होती है, 5 से 15 दिन के अंदर वो घाव भर जाता है। छोटे घाव की हीलिंग फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग से होती है, तो ये हीलिंग अच्छी और जल्दी होती है। और सबसे पहले वो जो घाव होगा वो पहले ब्लड क्लॉट से भर जाएगा और इस घाव के जो किनारे हैं वहां पे पतली ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आके जमा हो जाएगी और इस प्रकार से जो घाव भरने पर एक निशान बनेगा इसके ऊपर और उसको हम स्कार कहते हैं। हीलिंग होने के बाद घाव पर जो निशान बनता है उसे हम स्कार कहते हैं। देखो अब पढ़ते हैं सेकंड इंटेंशन हीलिंग। तो सबसे पहले हमने पढ़ी फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग और सेकंड स्टेप अंदर इसके अंदर है सेकंड इंटेंशन हीलिंग। तो हमने ये देखा था कि छोटे घाव के अंदर जो हीलिंग कैसी हो रही थी, फर्स्ट इंटेंशन हीलिंग से हो रही थी, बहुत जल्दी हो रही थी, 5 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो रही थी। अब देखो सेकंड इंटेंशन जो हीलिंग होती है कि मान लो किसी एनिमल के बहुत बड़ा घाव हो गया है, तो जब किसी पशु के बहुत बड़ा घाव होता है तो उसमें देखते हैं कि उसमें बहुत सारे टिश्यू का भी लॉस हो जाता है। टिश्यू का मतलब होता है कि वहां से स्किन तो हटेगी, नीचे से जो मांसपेशियों वाला पार्ट है वो भी सारा खाली हो गया, एक खड्डा टाइप बन गया। यानी कि सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर देखो यदि वो घाव बहुत ही बड़ा है, यानी कि बड़ा घाव है, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे टिश्यू का ऊतकों का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यानी कि टिश्यू लॉस जो होता है वो क्या होगा, ज्यादा होता है। लॉस का मतलब है वहां से निकल गया, खाली हो गया घाव, खड्डा बन गया, तो ज्यादा टिश्यू का लॉस हो गया, बड़ा घाव है और घाव के जो किनारे हैं देखो बहुत ही दूर दूर हैं। तो इस प्रकार के घाव के अंदर जो हीलिंग होती है, यानी कि इसमें घाव के किनारे भी क्या हैं, घाव के किनारे जो हैं वो दूर दूर है और इस प्रकार का जो घाव होता है इसके अंदर जो हीलिंग होती है वो देरी से होती है। यानी कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा घाव भरने के अंदर, क्योंकि अपने को भी पता है जैसे बड़ा घाव होता है तो उसके अंदर ज्यादा टिश्यू लॉस होने की वजह से घाव के किनारे भी दूर दूर हैं, तो डेफिनेट उसके अंदर जो हीलिंग होगी, घाव का भरना है, वो भी क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा देरी लगेगी। तो अब इसके अंदर देखो घाव कैसे भरता है। तो जो बड़ा घाव होता है
उसमें टिश्यू का लॉस ज्यादा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर क्या बनता है, पूरे के अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है। कौन सा टिश्यू बनता है, ग्रेनुलेशन। तो कई बार एग्जाम में डीपली क्वेश्चन जैसे आता है कि सेकंड इंटेंशन हीलिंग जो होती है वो किसके द्वारा होती है, ग्रेनुलेशन के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, पूरे घाव के अंदर क्या बनेगा, ग्रेनुलेशन होगा, अर्थात ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा। तो ये टिश्यू जो होता है वो कैसा होता है, मखमली, मुलायम और गुलाबी रंग का होता है। यानी कि ग्रेनुलेशन जो टिश्यू इस पूरे घाव के अंदर बना है वो कैसा होता है, मखमली, गुलाबी और मुलायम होता है। और इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि इसका गुलाबी या लाल रंग होना किसको इंगित करता है कि या जो ब्लड की सप्लाई है घाव के अंदर, खून की जो सप्लाई हो रही है वो बहुत अच्छी है, तो ब्लड सप्लाई इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो ग्रेनुलेशन टिश्यू के नेक्स्ट स्टेप के अंदर वहां पे फिर क्या आता है, फाइब्रस उत्तक। तो फाइब्रस उत्तक फिर बनेगा इसके ऊपर, और ये फाइब्रस उत्तक का इसके ऊपर क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू बना और उसके बाद आता है इसके अंदर फाइब्रस उत्तक। तो ये फाइब्रस उत्तक का पूरे घाव पे क्या बनेगा, जाल बनेगा। और जैसे ही फाइब्रस उत्तक का जाल बनेगा तो ये घाव क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, यानी कि घाव के जो किनारे हैं वो क्या होंगे, पास आने लगते हैं। तो सबसे पहले ग्रेनुलेशन टिश्यू बना था, उस टाइम इसका रंग कैसा था, गुलाबी लाल था। और जैसे जैसे फाइब्रस उत्तक का जाल बनेगा, घाव सिकुड़ेगा, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। और इस प्रकार से जो भूरे रंग का निशान घाव पे बनता है इसको हम क्या कह देते हैं, स्कार। ठीक है। तो इस प्रकार से भूरे रंग का जो निशान बन जाएगा फाइब्रस उत्तक का जाल बनने की वजह से, तो उसको अपने क्या कंडीशन कहेंगे, स्कार बन गया। यानी कि स्कार बन गया तो यानी कि उसके अंदर लगभग हीलिंग हो गई है। अब देखो बड़े घाव की जो हीलिंग होती है उसके अंदर 3 से 6 सप्ताह लग जाते हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि बड़ा घाव है तो उसमें हीलिंग क्या होगी, बहुत ही देरी लगेगी। तो लगभग 3 से 6 सप्ताह के अंदर बड़े घाव के अंदर हीलिंग होती है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा होती है ये हीलिंग। तो टाइम इसमें लगभग 3 से 6 सप्ताह लग जाते हैं। और एक चीज और है कि जो भी सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर कोई भी ग्रेनुलेटिंग घाव होता है तो उसके अंदर हमने ये बताया था कि इसमें कोई भी प्रकार का नॉन इरिटेंट जो सॉल्यूशन है वो इस पे नहीं लगाते, क्योंकि इरिटेंट सॉल्यूशन हमने यदि इसमें लगा दिया, ग्रेनुलेशन से ग्रोथ हो रही है घाव के अंदर, भर रहा है वो, और इरिटेंट लगाते ही उसमें क्या हो जाता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, अर्थात घाव जो होता है वो और ज्यादा देरी से भरेगा, यानी कि घाव की हीलिंग नहीं होने देगा। और एक इसमें ग्रेनुलेटिंग घाव के अंदर ज्यादातर हम सूचरिंग नहीं करते। तो मेनली हम इस पे इरिटेंट सॉल्यूशन नहीं लगाना है, नॉर्मल जैसे पोविडीन आयोडीन है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उसको यूज कर सकते हैं। और इरिटेंट सॉल्यूशन में जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली क्लासों में बताया है कि इरिटेंट जैसे टिंचर आयोडीन है या टिंचर बेंजोइन है, तो वो प्रकार के सॉल्यूशन हम इस पे नहीं लगाते, क्योंकि ये ग्रेनुलेशन टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देंगे और जिससे घाव की हीलिंग नहीं हो पाएगी। देखो नेक्स्ट है इसके अंदर थर्ड इंटेंशन हीलिंग। थर्ड इंटेंशन हीलिंग क्या होती है, तो देखो थर्ड इंटेंशन जो हीलिंग होती है ये भी किस घाव के अंदर होती है, बड़े घाव के अंदर होती है। यानी कि जो बड़ा घाव होगा उसके अंदर कौन सी हीलिंग होगी, थर्ड इंटेंशन हीलिंग होगी। बस इसमें फर्क इतना ही है कि बड़ा घाव हमने देख ही लिया कि सेकंड इंटेंशन हीलिंग के अंदर ही बड़ा घाव भरता है, क्योंकि ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, फाइब्रस तक बनता है और फिर ये घाव भरता है। लेकिन थर्ड इंटेंशन हीलिंग के अंदर बस खास यही है कि जो बड़ा घाव है इसको पहले, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि ग्रेनुलेटिंग जो वुंड होगा, यानी ग्रेनुलेशन टिश्यू बना है, थर्ड इंटेंशन जो हीलिंग हुई है, तो उसमें हम सूचरिंग नहीं करते। लेकिन इस स्टेप के अंदर क्या है कि सूचरिंग करने से इसको जो घाव के भरने की कंडीशन है इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो थर्ड इंटेंशन हीलिंग होती है ये भी बड़े घाव के अंदर ही होती है, जैसे कि हमने सेकंड इंटेंशन हीलिंग को पढ़ा था। तो अब इस हीलिंग को और ज्यादा फास्ट करने के लिए इसके अंदर क्या कर देते हैं, सूचरिंग कर देते हैं। सूचरिंग करने से त्वचा के जो किनारे हैं थोड़े और पास आ जाएंगे और घाव की हीलिंग और ज्यादा फास्ट हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर, इस स्टेप के अंदर क्या कर सकते हैं,
सूचरिंग कर देते हैं। सूचरिंग से उसकी हीलिंग को फास्ट कर लेते हैं, अर्थात वो घाव जल्दी भर जाए, तो वो होती है थर्ड इंटेंशन हीलिंग। देखो हीलिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है, हीलिंग अंडर स्केब। स्केब बोलते हैं खुरट को। अब हीलिंग अंडर स्केब, देखो कौन से घाव के अंदर होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये किस घाव के अंदर होगी? जो सुपरफिशियल घाव होगा। सुपरफिशियल घाव हमने देखा था, जैसे रगड़ या खरोच। रगड़ या खरोच वाला जो घाव होता है वो कौन सा घाव होता है? सुपरफिशियल। जो हमने वुंड के टाइप्स में भी देखा था कि त्वचा की जो सुपरफिशियल लेयर है वो उतर जाती है घाव के अंदर, उस प्रकार का जो घाव होता है वो रगड़ या खरोच कहलाता है। तो उस प्रकार के घाव के अंदर हीलिंग किससे होती है? हीलिंग अंडर स्केब। तो अब इसमें हम देखते हैं कैसे होती है ये। मान लो कोई एनिमल है और उसके किसी भाग के अंदर जैसे रगड़ या खरोच लग गई। मान लो इस भाग के अंदर, ऊपर सुपरफिशियल भाग के अंदर रगड़ या खरोच लग गई, तो खरोच लगने के बाद क्या होता है? वहां से एक पानी जैसा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? एक्जुडेट। तो ये एक्जुडेट जो है उस घाव से वहां से निकलता रहेगा। अब निकलने से क्या होगा? वो एक्जुडेट क्या होता है? सूख जाता है, और सूखने पर क्या बन जाता है? खुरोट बन जाता है। खुरोट, या इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं स्के, बन जाता है। यानी कि जैसे ही घाव या रगड़ या खरोच लगती है तो ऊपर वाली जो लेयर त्वचा की उतरेगी, तो वहां पे क्या होता है? एक पानी जैसा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसको अपने क्या बोला? एक्जुडेट। वो एक्जुडेट क्या हो जाएगा? वहां पे ऊपर सूख जाएगा, और सूखने पर क्या बन जाएगा? स्केप या खुरुट बन जाएगा। तो अब देखो जो हीलिंग का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले तो क्या बनता है? स्केप बन जाता है डायरेक्टली। अब स्केप बन गया, लेकिन नीचे जो जख्म हुआ है वो धीरे धीरे, जो वहां पे उस घाव की जो हीलिंग है वो किसके द्वारा होती है? ग्रेनुलेशन के द्वारा होती है। ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा होती रहती है। जैसे कि हमने सेकंड इंटेंशन और थर्ड इंटेंशन हीलिंग में पढ़ा था, तो वहां हीलिंग बड़े घाव के अंदर कैसे हो रही थी? ग्रेनुलेशन से। अब उसके जो घाव के नीचे हीलिंग जो है वो स्टार्ट किससे हो रही है? ग्रेनुलेशन से हो रही है। तो ग्रेनुलेशन की हीलिंग चलती रहेगी, लेकिन ऊपर क्या बन गया? खुरुट या स्के बन गया। तो जैसे ही यहाँ हीलिंग कंप्लीट होगी, ये जख्म पूरा अंदर से भर जाएगा, तो उसके बाद ये स्केप या खुरोट जो होता है वो अपने आप ही वहां से हट जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की हीलिंग कहलाती है हीलिंग अंडर स्केप। तो ये होती किसमें है? सुपरफिशियल घाव, अर्थात रगड़ और खरोच वाला यदि घाव है उसमें हीलिंग किससे होती है? हीलिंग अंडर स्केप से होती है। यहाँ रगड़ या खरोच लगी है, वहां एक्जुडेट निकलेगा, वो सूख जाएगा, और उस सूखने के बाद क्या बन जाएगा? स्केप या खुरुट बन जाएगा। और उस स्केप या फ्रूट के नीचे जो हीलिंग होती है वो किसके द्वारा हो जाएगी? ग्रेनुलेशन टिश्यू के द्वारा वो घाव अंदर से भर जाएगा। जब हीलिंग यहाँ नीचे कंप्लीट हो जाएगी, तो वो स्केप या फ्रूट जो होता है वो अपने आप ही उतर जाता है। तो ये होती है हीलिंग अंडर स्केप। दोस्तों, आज हमने वुंड का जो टॉपिक है डिटेल से इसको डिस्कस किया है, और इसकी यदि जानकारी या इसका जो डिटेल से डिस्कशन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।